Hello dear students, this is Miral ma'am from MD Result classes, and in today's session we will going to learn some important questions related to your upcoming subject. Okay, कौन सा है upcoming subject? Yes, this one, cyber laws. Okay, तो क्वेश्चन नंबर ट्यूसडे को जो 18 को आपका पेपर है, कोड है 407 साइबर लॉ, उसके क्वेश्चंस हम करने वाले हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो बिफोर दैट हम पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि कौन से फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर रहेगा आप लोगों का. लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, यस 2019 पैटर्न. होपफुली लेटेस्ट ही होगा क्योंकि जो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया है CSR के ऊपर, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैसेज में दैट मैम ये लास्ट ईयर का लास्ट सिलेबस का पेपर है और अभी सिलेबस चेंज हो गया है, तो उतना आप प्लीज़ कंफर्म करके देख लीजिएगा. बिकॉज़ ये सब्जेक्ट मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाती हूँ. मेरा कोर सब्जेक्ट तो डिसीजन साइंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया, सो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू गाइज ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो एक बार आप भी आपका सिलेबस एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंगली चेक करके ही वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. ठीक है, तो यस साइबर लॉ का एक स्टूडेंट ने ही मुझे ये क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट वाला सेंड किया है एंड नोट्स भी सेंड किए हुए हैं. कैन नॉट मेक द नोट. ठीक है, अभी टाइम भी नहीं है उतना, तो पहले क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि क्या फॉर्मेट है. देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें 2 मार्क्स का कैरी करेगा हर एक क्वेश्चन. डिफाइन साइबर लॉ, व्हाट इज़ डोमेन, व्हाट इज़ मिस इंटरप्रिटेशन, ई गवर्नेंस, ट्रिब्यूनल, आर सिम्बॉल यूज्ड फॉर एंड ई सर्विस. तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं. ठीक है, तो ये अच्छे से करके अगर जाएंगे आप तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो इसमें से ही पूछेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे जो है कैरीज 5 मार्क्स. ओके, 10 मार्क्स का टोटल है. IT एक्ट 2000 हमें एक्सप्लेन करने के लिए कहा है. एंड क्वेश्चन नंबर B जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑफेंस इन साइबर क्राइम एंड सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जाम्पल. देन C जो है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ये एक्सप्लेन करने के लिए कहा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट एनी वन. ठीक है, व्हाट इज़ मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए कहा है. एंड देन एक्सप्लेन कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क. तो साइबर लॉ में तो कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क तो बहुत यूजुअल क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसके ऊपर अच्छे से आपको डिटेल में स्टडी करना है. क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक्सप्लेन क्लाउड कंपटीशन इन साइबर लॉ इन डिटेल एंड एक्सप्लेन SPDI इन डिटेल. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो अगेन कैरीज 10 मार्क्स, एक्सप्लेन द स्कोप एंड नीड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर एंड व्हाट इज़ साइबर लॉ स्टेट 2 लॉ इन ब्रीफ. तो आपने अगर देखा तो जो इनिशियल साइबर लॉ है उसके ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं. तो आप फर्स्ट टॉपिक अच्छे से करके जाएंगे तो मिनिमम आप तो वहाँ पे 22 मार्क्स का वहाँ पे ही आपका क्लियर हो जाएगा. कि यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट टॉपिक के ऊपर है, सेकंड भी फर्स्ट टॉपिक के ऊपर है, एंड जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो भी बहुत सारे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर है. दैट मीन्स फर्स्ट टॉपिक कैरीज मैक्सिमम मार्क्स, तो वहाँ पे आप ज़्यादा फोकस कर लो. ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं जो सेशन मेन है इसके आंसर्स. ठीक है, यस यहाँ पे हमारा ओरिजिनल सेशन स्टार्ट हो रहा है. ये जो नोट्स है स्टूडेंट ने ही प्रोवाइड की है, मेरी खुद की ये नोट्स नहीं है, फॉरवर्डेड नोट्स है. ठीक है, आपको भी गूगल से या ग्रुप से मिल जाएंगे. फर्स्ट ईयर MBA ये स्टूडेंट जो है इन्होंने ये बनाई हुए नोट्स है, तो बहुत अच्छे से बनाया हुआ है नोट्स. तो मैं इसको एक्सप्लेन करने चाह रही हूँ. यहाँ पे देखिए 2 मार्क्स क्वेश्चंस पहले पढ़ेंगे हम. डिफाइन साइबर लॉ. ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो फर्स्ट आने ही वाला है कि डिफाइन साइबर लॉ. वो 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 5 मार्क्स के भी लिए आ सकता है, या 10 मार्क्स के लिए भी आ सकता है. ओके, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ साइबर लॉ. साइबर लॉ ऑल्सो नोन एज इंटरनेट लॉ. ठीक है, अब हम हर एक
पर्सन इंटरनेट पे जाता है, इंटरनेट हैंडल करता है, इंटरनेट में सर्व करता है, तो उसके लिए ये जो लॉ है दैट इज़ साइबर लॉ. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेट लॉ और डिजिटल लॉ. ठीक है, अभी हमारे ये कंट्री डिजिटल बन गई तो वी शुड नो दिस कि ये लॉज भी है. ऐसे नहीं कि हम सिर्फ इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या सर्व कर रहे हैं, तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए है. एज अ MBA स्टूडेंट साइबर लॉ के हर एक रूल्स आप लोगों को पता होने चाहिए. ठीक है, तो व्हाट हियर द टोल्ड साइबर लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेट लॉ और डिजिटल लॉ, रेफर्स टू द लीगल फ्रेमवर्क्स एंड रेगुलेशन. तो लॉ अगर आएंगे तो उसके कुछ फ्रेमवर्क्स रहेंगे, लीगल फ्रेमवर्क्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, दैट गवर्न्स साइबर स्पेस and encompassing the internet, digital communications and online activities. जो किसके ऊपर गवर्न करेंगे? साइबर स्पेस, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के ऊपर गवर्न करेंगे, रेगुलेट करेंगे. इट कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ लीगल इश्यूज related to the use of computer. We know that we always faces some issues, ठीक है, and we know that we are using these things, so these have some legal bindings. तो उसके लीगल बाइंडिंग्स, लीगल इश्यूज, उसका नेटवर्क, इंटरनेट, ये सब उसमें आता है. It covers broad range of legal issues related to the computer, network and internet, including but not limited to cybercrime, privacy, intellectual property, electronic transaction, cyber security and jurisdiction. So ये सब उसमें include होता है, but it is not actually limited to these things. तो यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए इतना बड़ा आंसर लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स यू कैन मेंशन, राइट. सो हम यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, साइबर लॉ इज़ अ डायनामिक एंड डेवलपिंग फील्ड. बहुत सारे लोग तो अभी करियर ऑप्शन भी साइबर लॉ में चूज़ कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में इसमें बहुत स्कोप आने वाला है साइबर लॉ में. Adopting to the rapid advancement in technology and changing the landscape of online activities. Governments, international organizations and legal experts continually work to develop and update cyber laws to address emerging threats and challenges in digital world. ठीक है, बहुत सारे मूवीज़ भी आए हुए हैं कि डिजिटली कैसे हैक करते हैं और कैसे लोगों का सारा पैसा इधर का उधर ट्रांसफ़र होता है या कुछ इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होती है. तो इन दिस केस नेशनली, इंटरनेशनली, गवर्नमेंट लेवल पे भी कंटिन्यूसली डेवलपमेंट एंड वर्क चल रहा है कि साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ को और ज़्यादा कैसे स्ट्रिक्ट कर सके. तो ये सब आता है साइबर लॉ में. ठीक है, तो आपको मिनिमम 4 to 5 लाइन्स आर इनफ फॉर 2 मार्क्स. ठीक है, लेकिन ज़्यादा लिखेंगे तो अच्छा ही है एग्ज़ाम में. ठीक है, लेकिन टाइम का लिमिटेशन है क्योंकि सिर्फ 2 आवर्स के लिए पेपर रहेगा. ठीक है, देन है व्हाट इज़ डोमेन. व्हाट इज़ डोमेन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेट. A domain refers to unique identifier association. यहाँ पे डोमेन या डोमेन नेम भी आ सकता है. सो व्हाट इज़ डोमेन इंटरनेट पे? इट रेफर्स टू आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर एसोसिएटेड विथ अ पर्टिकुलर वेबसाइट और नेटवर्क ऑफ डिवाइस. आपको एक नेम मिल जाता है, उसे हम यूनिक आइडेंटिफायर कहेंगे. ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ डोमेन नेम सिस्टम. It is the part of the domain name system, DNS, which serves as the internet's address book, translating human readable domain names into numerical IP address that computer use to communicate with each other.
क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज इज़ डिफरेंट दैन द ह्यूमन्स लैंग्वेज। तो ये सारा कोड जो है ये इंफॉर्मेशन ह्यूमन रीडेबल डोमेन से आईपी एड्रेस को यूज़ करके कंप्यूटर के डोमेन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है डोमेन नेम की, ये आप अच्छे से लर्न कर लो। तो यहाँ पे 2 मेन पार्ट्स होते हैं डोमेन नेम के, टॉप लेवल डोमेन एंड सेकेंड लेवल डोमेन, TLD एंड SLD, टॉप लेवल डोमेन एंड सेकेंड लेवल डोमेन। तो टॉप लेवल किसे कहेंगे हम? दिस इज़ द सफिक्स एट द एंड ऑफ द डोमेन नेम सच एज .com या .org या .internet, .edu, .gov एक्सेट्रा। ये जहाँ पे यहाँ लगाते हैं एंड में तो उसे टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड लेवल डोमेन क्या है? दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द डोमेन नेम। सेकेंड लेवल डोमेन जो होता है वो मेन पार्ट ऑफ द डोमेन नेम होता है, लोकेटेड बिफोर द TDL। मतलब देखिए जैसे कि हमने gmail.com कहा, तो जीमेल ये सेकेंड लेवल डोमेन है, या yahoo.com या google.com। ठीक है, तो गूगल, याहू ये जो है ये सेकेंड लेवल डोमेन है, एंड दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द डोमेन नेम। ठीक है, एंड टॉप लेवल जो है एंड में आता है, जैसे कि .com, .org, .net, तो इतना लिखेंगे तो इनफ है, विथ एग्जाम्पल लिखेंगे तो अच्छा ही है। सो टुगेदर द सेकेंड लेवल डोमेन एंड द टॉप लेवल डोमेन फॉर्म द कंप्लीट डोमेन नेम। पहले आता है सेकेंड लेवल डोमेन, देन टॉप लेवल डोमेन, दोनों को साथ मिला के हमें कंप्लीट डोमेन नेम आता है, सच एज example.com। तो एग्जाम्पल ये जो है सेकेंड लेवल है एंड टॉप लेवल जो है .com है। डोमेन नेम्स आर यूज टू ईजीली नेविगेट टू वेबसाइट। ठीक है, कि हमें क्या सर्च करना है तो वो डोमेन नेम हम यूज़ करके सर्च करते हैं। सो वी कैन ईजीली नेविगेट टू वेबसाइट and are essential for establishing an online presence। इसीलिए सभी लोग अपनी वेबसाइट भी बनाते हैं। तो अपने अपने वेबसाइट का जो डोमेन नेम है दैट हेल्प्स एंड दैट essential for establishing an online presence। मेरे क्लास की भी वेबसाइट है www.mdresarclasses.com। ठीक है, so this helps me to establish my online presence। They can also be helpful for email addresses with domain initiating the email provider or organization, उसमें भी इसकी हेल्प होती है। ठीक है, सो आप एटलीस्ट इनिशियल डोमेन नेम क्या होता है एंड उसके 2 पार्ट्स विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, एग्ज़ाम में। देन व्हाट इज़ मिस इंटरप्रिटेशन, ये तो बहुत बार हमने सुना भी है एंड एक्चुअल लाइफ में बहुत सारे लोगों ने फेस भी किया है। साइबर लॉ में ये मेन कंसर्न है मिस इंटरप्रिटेशन। तो ये क्या होता है वो अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन रेफर्स टू एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनिंग समथिंग इनकरेक्टली। It refers to act of understanding or explaining something incorrectly। जो incorrectly हमने कुछ understand किया है या explain किया है, that is misinterpretation। ठीक है, कि क्या हुआ, देखो मैंने एक बात बताई, आपने दूसरा understand किया, that means मैंने जो कहा है वो आपको understand नहीं हुआ और आपने आपके हिसाब से एक अलग मीनिंग उसका बना दिया, that is misinterpretation। ठीक है, ऑफन रिजल्टिंग इन अ मिसलीडिंग और कन्फ्यूजन। ठीक है, हमें देखिए हम इंटरनेट जब यूज़ करते हैं, कोई भी वेबसाइट ब्लिंक हो जाता है, यहाँ पे क्लिक करो आपको वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, हम क्लिक कर देते हैं और ही नहीं करते। दैट इज़ काइंड ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन हम कह सकते हैं। दैट mislead, that misunderstand and confusion। okay, it occurs when something misinterpret information। ये कब होता है? जब someone misinterpret the information, communication or a situation in a way that differs from intended meaning or the way it was originally presented। ठीक है, तो जो ओरिजिनली प्रेजेंट है उस हिसाब से वो नहीं लेते हैं
और मिस इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन को या सिचुएशन को, तो इन दैट केस मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन जो है वॉज ऑकर फॉर वेरियस रीज़न। तो क्या क्या होता है? लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एम्बिग्विटी, cultural differences, biases and assumptions, communications and barriers. So these are some reasons कि यहाँ पे misinterpretation होता है। आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ के ले सकते हैं। We have time issues also, so I cannot explain you all in detail. ठीक है, तो misinterpretation can have various consequences ranging from minor misunderstanding to more significant error in decision making or actions. So it is really very important. It's important to strive for clarity and precision in communication to minimize the likelihood of misinterpretation and ensure mutual understanding. तो ये दूर करने के लिए एक ही है कि आप मिसइंटरप्रिटेशन कब दूर हो सकता है? कि आप कम्युनिकेट करो एंड अंडरस्टैंड करो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन से जो मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है किसी भी इंफॉर्मेशन का या सिचुएशन का, वो दूर हो सकता है। ठीक है, देन व्हाट इज़ ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस क्या है? ठीक है, ई गवर्नेंस देखिए, इन शॉर्ट हम कहेंगे, शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है। refers to the use of information and communication technologies. It refers to what? Information and communication technologies, ICTs कहेंगे, by government agencies to enhance the efficiency, effectiveness, transparency and accountability of governance process and services delivery. थोड़ी लेंदी है डेफिनेशन, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है। रेफर्स टू यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ई गवर्नेंस क्या करता है? यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। ई गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज तो इसमें आएंगी। टू एनहांस द, किसके लिए ये यूज़ करती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का? इंफॉर्मेशन एंड ऑल दिस थिंग्स to enhance the efficiency, effectiveness, transparency and accountability of governance process and services delivery. ये अच्छे से आपको लर्न करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखते वक्त कुछ वर्ड जो है वो मिस इंटरप्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लर्न कर दो। ई गवर्नेंस क्या है? It involves the integration of digital technologies into various aspects of government operations. Government operations में digital टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हम यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में या इंटरेक्शन विद सिटीजन्स, बिजनेसेस एंड अदर स्टेक होल्डर्स, तो इनके साथ कम्युनिकेट करना बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, इसे हम ई गवर्नेंस कहेंगे। तो गवर्नमेंट का ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग, सिटीजन्स से रिएक्ट करना, बिजनेसेस से रिएक्ट करना एंड अदर स्टेक होल्डर्स से रिएक्ट करना, इस सब चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होती है। तो 2 मार्क्स के लिए आपने इतना भी लिखा तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, आपको अगर की इम्पॉर्टेंट की कंपोनेंट लिखने हैं तो ये अगर 5 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन, तो ये सब पूरा लिख लो आप। ठीक है, व्हाट इज़ ई गवर्नेंस, फिर उसके की कंपोनेंट्स, दैट इज़ ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड एंगेजमेंट, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इंटरनल एफिशिएंसी एंड कोलैबोरेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी, ये सब उसके की कंपोनेंट्स हैं ई गवर्नेंस के। लेकिन इतना सब आपको कब लिखना है? अगर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाए तो, प्लस ये। ठीक है, ये पूरा आपको यहाँ पे लिखना है। इन शॉर्ट हम कहेंगे ई गवर्नेंस इनिशिएट्स vary across different countries, vary across different countries and jurisdictions depending on
factors such as technological infrastructure, government priorities and level of digital literacy among the population. ठीक है. However, the overchanging goal is to यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग का कंसिडर कर दो. ठीक है. इज़ टू लीवरेज टेक्नोलॉजी टू मॉडर्नाइज गवर्नमेंट ऑपरेशन. ये मेन पार्ट है कि ई गवर्नेंस क्यों आया है कि चलो अभी टेक्नोलॉजी तो है, सबके पास टेक्नोलॉजी है, सब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसका लीवरेज लेते हैं. और लीवरेज मतलब बेनिफिट लेते हैं. टू मॉडर्नाइज द गवर्नमेंट ऑपरेशंस, एनहांस सर्विस डिलीवरी and promote citizens engagement and participation in governance. ठीक है. तो ये मेन पार्ट रहेगा यहाँ पे. ये पार्ट जो है ये मेन पार्ट ऑफ द आंसर है. ठीक है. तो 5 या 10 मार्क्स के लिए अगर पूछेंगे इन केस तो भी आप अपना पूरा और डिटेल में एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं. ठीक है. एंड यस, नेक्स्ट है व्हाट इज़ ट्रिब्यूनल. व्हाट इज़ ट्रिब्यूनल तो ये भी देखेंगे. लेकिन यस, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट को फॉरवर्ड कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो हमारे चैनल को, क्योंकि अपकमिंग सेशन में हम इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस या MBA का GK ये सेशन स्टार्ट करने वाले हैं. तो इन फ्यूचर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा. ठीक है. एंड यस, लाइक कर दीजिए वीडियो अगर पसंद आए. डोंट फॉरगेट टू डू दैट रियली मोटिवेट अस टू make more and more videos for you guys, so please do that. Okay, now question number 5. Yes, what is tribunal? A tribunal is a specialized juridical body. What it is? It is specialized juridical मतलब जहाँ पे jurisdiction भी involve होता है. Specialized juridical body और forum. ट्रिब्यूनल क्या है? इज अ स्पेशलाइज्ड जुरिडिकल बॉडी और फोरम एस्टैब्लिश टू, किसके लिए फॉर्म हुआ है या एस्टैब्लिश्ड हुआ है? टू एजुकेटेड टू एजुकेट डिस्प्यूट्स और मेक डिसीजंस. ट्रिब्यूनल ऐसी एक स्पेशलाइज्ड जुरिडिकल बॉडी है या फोरम है जो एस्टैब्लिश्ड हुई है टू एजुकेट डिस्प्यूट मतलब क्या? कॉरल, या हम क्या कहेंगे कि मिसलीडिंग, मिस इंटरप्रेट हुआ है, तो इन दैट केस, और मेक डिसीजन इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर. तो स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे डिसीजन लेना है या डिस्प्यूट एजुकेट करने हैं, इस केस में जो स्पेशलाइज्ड जुरिडिकल बॉडी या फोरम एस्टैब्लिश किया है उसे कहेंगे ट्रिब्यूनल. वेरी हार्ड टू लर्न. लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते कि तो नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है. ठीक है. आप यहाँ पे अपनी मन की भाषा नहीं लिख सकते हैं, आपको स्पेसिफिकली ही लर्न करके जाना पड़ेगा. तो ट्रिब्यूनल अच्छे से समझिए कि ये ऐसी स्पेशलाइज्ड जुरिडिकल बॉडी है या फोरम है दैट एस्टैब्लिश्ड और एजुकेट डिस्प्यूट्स और मेक डिसीजन इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स. ट्रिब्यूनल्स आर ऑफन यूज्ड टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. Alternative dispute resolution mechanism outside of traditional court system. ठीक है. तो डिस्प्यूट हुए तो लोग कोर्ट में जाते ही जाते हैं, लेकिन आउटसाइड द कोर्ट सिस्टम जहाँ पे डिस्प्यूट रिजॉल्व होते हैं वो ये केस है, ट्रिब्यूनल है. ठीक है. सो ट्रिब्यूनल आर ऑफन यूज टू प्रोवाइड एन alternative dispute resolution mechanism outside of traditional court system, particularly for cases that involves technical or specialized knowledge. तो technical या specialized knowledge के फील्ड में अगर कुछ cases या disputes होते हैं तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल आता है. ट्रिब्यूनल
वहाँ पे सॉल्व कर देता है ये सब इश्यूज़। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ट्रिब्यूनल्स की? स्पेशलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग, इनफॉर्मेलिटी, इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सेसिबिलिटी। इसमें जो पूरा है आपको पढ़ना है, लेकिन अगर ये 5 मार्क्स के लिए ही आया है तो इतना बड़ा लिखना है, या फर्स्ट 2 लाइन्स एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के सिर्फ पॉइंट लिख के आओ, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओवरऑल ट्रिब्यूनल्स प्लेज अ क्रूशियल मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंट, क्रूशियल रोल इन द लीगल सिस्टम by providing specialized expertise। क्रूशियल रोल कैसे प्ले कर रही है? by providing specialized expertise and alternate dispute resolution mechanism to address a wide range of administrative and legal issues outside the traditional court system। तो इतना सब आपको लिखना है, मतलब 2 मार्क्स के लिए इतना, ये फिर सिर्फ की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ये सब लिखना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ आर सिंबल, व्हाई इज़ आर सिंबल यूज्ड। ये जो आर सिंबल है ऐसा होता है एक्चुअली, यहाँ पे देखिए द आर सिंबल, वो किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर व्हाट केस वी आर यूजिंग दिस। So R symbol often refers to as the registered trademark symbol। ठीक है, ये क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं? इट ऑफन रेफर्स टू रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल, कि अगर कोई कंपनी या अगर कोई डेटा या कोई ऐप ये जो रजिस्टर्ड है तो उसका खुद का ये ट्रेडमार्क है। द आर डिनोट्स दैट यस दिस इज रजिस्टर्ड, ओके, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल is used to indicate that a particular word, phrase, logo or symbol has been officially registered as a trademark with the appropriate government authority। तो इसमें क्या क्या आता है? वर्ड, फ्रेज, लोगो, सिंबल, कुछ भी जो आप लोगों ने इन्वॉल्व किया है, क्रिएट किया है या उनका खुद का बनाया है, तो वो ऑफिशियली उसको रजिस्टर कर देते हैं कि ये हमारा भी ट्रेडमार्क है। तो ये मैकडी का ये है, या डोमिनोज का, या टाटा का, हर एक के ट्रेडमार्क है। तो वो आगे आर अगर लिखा है दैट मीन्स ये अभी ऑफिशियली रजिस्टर्ड है एंड कोई भी इसे अभी चुरा नहीं सकता या यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। सो विथ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन उसका किया होता है, ठीक है। हियर आर सम की रीजंस व्हाई आर सिंबल इज़ यूज्ड। तो फर्स्ट है कि आपको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है। रजिस्टरिंग अ ट्रेडमार्क प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नहीं तो कोई भी किसी का सिंबल चुरा के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए रजिस्टर करके लेते हैं, such as brand name, logos, slogan, etc. The R symbol alerts others that the trademark is protected by law and unauthorized use may result in legal actions। Yes, तो ये जो R symbol है वो बाकी के लोगों के लिए है कि वहाँ पे बताता है कि ये प्रोटेक्टेड बाय लॉ है ये सिंबल, और ये हमारी कंपनी का भी स्लोगन है या लोगो है या ब्रांड नेम है, और अगर किसी ने चुराया या मिसयूज़ किया तो आपको लीगल एक्शंस को भी फेस करना पड़ सकता है। तो दिस इज़ द लीगल प्रोटेक्शन फॉर दैट कंपनी जिन्होंने खुद की कंपनी फॉर्म की है, ठीक है। तो ये पहला की रीज़न है कि आर सिंबल यूज करते हैं। दूसरा है नोटिस टू द पब्लिक। Notice to public means displaying the R symbol serves as notice to public that the trademark is registered and protected। Publicly भी वो R अगर लिखते हैं तो that means public को भी पता चले कि ये जो है ऐसा वैसा नहीं है, ये registered ही company है, protected by law है। This helps prevent others from claiming ignorance of trademark status and reinforces द ट्रेडमार्क्स ओनर्स राइट, ठीक है। तो उनके राइट उनके पास रहते हैं, कोई मिसलीड मिसयूज़ नहीं कर सकता है। देन डिटरेंस भी है, प्री अजम्पशन ऑफ वैलिडिटी एंड
इंटरनल रिकॉग्निशन के लिए भी ये यूज़ करते हैं। तो इसमें अंदर क्या पॉइंट है आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा इन डिटेल। 5 मार्क्स के लिए आया तो पूरा लिख दो, नहीं तो शॉर्टकट में भी लिखा तो भी चलेगा। लेकिन लीगल प्रोटेक्शन एंड नोटिस टू पब्लिक इज़ द मेन पार्ट ऑफ आर सिंबल, ये याद रखो अच्छे से, ठीक है। कितना लिखना है, क्या लिखना है, ये अप टू यू गाइस। So it's important to note that the use of the R symbol is reserved for a trademark that have been officially registered with the appropriate government authority such as United States Patents and Trademark Offices, USPTO। इसका फुल फॉर्म याद रखो, क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। ये क्यों बता रही हूँ कि अगर आपकी भी आप कंपनी बनाए इन फ्यूचर, आपका कुछ ट्रेडमार्क बनाना हो तो यू कैन गो हियर एंड रजिस्टर योर ट्रेडमार्क, ठीक है। यस, MBA स्टूडेंट हो तो फ्यूचर में तो कुछ ना कुछ करोगे आप। तो ये सब है, ये आउटसाइड इंडिया है, इंडिया में कौन सी है वो आपको देखना पड़ेगा। सो ये डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है। देन व्हाट इज़ ई सर्विसेज। यस, ई सर्विसेज तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि nowadays we are all offered with the e-services। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंटरनेट पे ले रहे हैं। हमारे पास अमेज़ॉन भी है, हमारे पास ऊबर भी है, हमारे पास फ्लिपकार्ट भी है, एंड यस वी आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दैट। सो ई सर्विसेज क्या है वो देखेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, ओके। ई सर्विसेज इज़ electronic services refer to delivery of services and information through electronic means। तो अभी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम तुरंत गूगल पे जाते हैं या ChatGPT पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं एंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिल जाती है, सर्विसेज भी मिल जाते हैं, ठीक है। टिपिकली ओवर द इंटरनेट और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो दिस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इलेक्ट्रॉनिकली without the need for physical interaction between services provider and users। तो हमें ये जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, हमें वहाँ पे उस स्टोर पे जाने की ज़रूरत नहीं है और हम ऑनलाइन ही उसे ऑर्डर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड हो सकता है, ठीक है। सो ई सर्विसेज हैव बिकम इंक्रीजिंगली प्रिविलेंट विद द एडवांसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है ई सर्विस। वाई दिस इज सो, बिकॉज एडवांसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। अभी सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में टेक्नोलॉजी है, एंड यस सर्विसेज हमारे डोर स्टेप पे आती हैं, हमें जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में तो और भी चेंज होने वाला है, ठीक है। So enabling governments, businesses and organizations to offer wide range of online services। Government, business and organizations को offer a wide range of services online। तो ये इतना इनफ है 2 मार्क्स के लिए। की फीचर्स जो है, एक्सेसिबिलिटी मिलती है कॉमन प्लेटफॉर्म पे, देन कन्वीनियंट है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ऑफिस में बैठे बैठे आपको जो सर्विसेज चाहिए वी कैन आस्क फॉर दैट। ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन ऑफ ऑल पेमेंट प्रोसीजर एंड डेटा रिट्राइवल एंड ऑल। पर्सनलाइजेशन भी है एंड इंटीग्रेशन। डिटेल में आपको ये पढ़ के लेना है विथ एग्जाम्पल्स। आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स ऑफ ई सर्विसेज इंक्लूड। तो ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज भी है, यहाँ पे टैक्स फाइलिंग आप कर सकते हैं, लाइसेंस बना के ले सकते हैं, परमिट का एप्लीकेशन ले सकते हैं। ई कॉमर्स भी है, ई कॉमर्स में क्या क्या आता है, परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं। ऑनलाइन बैंकिंग भी है, टेली मेडिसिन भी है, घर बैठे अभी मेडिसिन भी मंगवा सकते हैं। ई लर्निंग है, यस ई लर्निंग मतलब अभी जो हम कर रहे हैं ना, मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, ये भी ई लर्निंग है। आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, वर्चुअल क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग मटेरियल्स, ये सब प्रोवाइड होता है। तो ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना ई सर्विसेज का, ये कम से कम 5 मार्क्स के लिए तो आना चाहिए, एक्चुअली बहुत है क्योंकि इसमें लिखने के लिए। सो ओवरऑल ई सर्विसेज प्लेज अ वाइटल रोल इन मॉडर्न सोसाइटी बाय लिवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज to enhance accessibility
convenience and efficiency in services delivery across various sectors। ठीक है, तो ये इसका एंड पॉइंट है। तो कभी भी एक्सप्लेनेशन मतलब इंट्रोडक्शन होता है, फिर की फीचर्स एंड एंड में आपको समरी देनी पड़ती। ठीक है, तो इससे आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है एग्ज़ाम में। देन पढ़ेंगे व्हाट इज़ आईटी एक्ट। व्हाट इज़ आईटी एक्ट? ठीक है, द आईटी एक्ट short for the Information Technology Act. IT Act is the short form for the Information Technology Act. Is a comprehensive legislation enacted by the Government of India to provide legal recognition and framework for electronic transactions, digital signatures and cyber crime. ये जो एक्ट है ये कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशन एक्ट है, इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन एंड फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, डिजिटल सिग्नेचर एंड साइबर क्राइम्स। The Information Technology Act 2000 was the first legislation in India to address various issues related to electronic commerce, electronic government and cyber crimes। तो ये 2000 का एक्ट जो है ये डिटेल में भी पूछते हैं IT एक्ट 2000, तो इसको अच्छे से करना है। IT एक्ट क्या है, इसमें क्या होता है। सो इट हैज़ बीन subsequently amended to address emerging challenges and development in the field of information technology। ठीक है, सो इसमें इसके की ऑब्जेक्टिव भी है, तो ये भी अच्छे से पढ़ लो डिटेल में। ठीक है, फिर एंड में IT एक्ट को ये डिटेल में तो आगे जाके हमें पढ़ना ही है। ठीक है, लेकिन 2 मार्क्स के लिए आप क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, अगर की पॉइंट्स यहाँ पे डालेंगे तो भी अच्छा है। ठीक है, शॉर्टकट में इसको एक्सप्लेन मत करो, लेकिन ये लिख के आ जाओ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पेनाल्टीज़। पेनाल्टीज़ क्या है? हमने देखा है रियल लाइफ में भी पेनाल्टीज़ या फाइन वर्ड सुना है। ठीक है, तो अभी इसको हम क्या कहेंगे इन डिटेल देखिए। पेनाल्टीज़ रेफर्स टू द कॉन्सिक्वेंसेस और पनिशमेंट्स। पेनाल्टीज़ रेफर्स टू द कॉन्सिक्वेंसेस और पनिशमेंट imposed by authorities or governing bodies for violating laws, regulations, rules और code of conduct। अगर किसी ने लॉ वायलेट किया है, रेगुलेशंस या रूल्स या कोड ऑफ कंडक्ट अगर वायलेट किया है, तो फॉर दैट पर्पस उन्हें कुछ पनिशमेंट्स मिलती है बाय द गवर्निंग अथॉरिटीज़ या बॉडीज़, तो उसे हम कहेंगे पेनाल्टीज़। पेनाल्टीज़ रेफर टू द कॉन्सिक्वेंसेस और पनिशमेंट। क्या है? इनिशियली ये कॉन्सिक्वेंसेस या पनिशमेंट है इम्पोज्ड बाय, कौन देता है ये? बाय अथॉरिटीज़ और गवर्निंग बॉडीज़। जो स्पेसिफिक अथॉरिटीज़ है या गवर्निंग बॉडीज़ है वो देते हैं। किस लिए ये पनिशमेंट किस लिए मिलता है? क्योंकि किसी ने अगर वायलेट किया लॉ, रेगुलेशंस को या रूल्स को या कोड ऑफ कंडक्ट को। सो पेनाल्टी सर्व्स एज डिटेरेंट टू डिस्करेज इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ फ्रॉम एंगेजिंग इन prohibited behavior or activities and promote compliances with legal and regular requirements। तो ये कब होता है? ये पेनाल्टीज क्यों है? क्योंकि कोई भी ऐसे मिसयूज़ ना करे, वायलेट ना करे लॉ को, और अगर किया तो बहुत बड़ी पनिशमेंट है। ऐसे बहुत सारे यंग जनरेशन के स्टूडेंट लोग हैं जो क्या कर रहे हैं कि ये साइबर क्राइम्स कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इस टाइप की पेनाल्टीज़ होती है। और ये मैं आपको बता दूँ बहुत सीवियर टाइप की पेनाल्टीज़ लगाते हैं। साइबर क्राइम तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, अगर कोई बंदा यहाँ पे मिल जाता है तो बहुत ही कड़ी सज़ा इसको मिल जाती है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो
पेनाल्टीज़ क्या है ये अच्छे से आप देख लेना। तो उसकी डिटेल में लीगल बेसिस क्या है या टाइप्स ऑफ पेनाल्टीज़ क्या क्या होते हैं, सिवियरिटी क्या है, एनफोर्समेंट क्या है या पर्पज़ क्या है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड रियल लाइफ में भी इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पेनाल्टीज़ का सेक्शन है ये आप लोग अच्छे से पढ़ो, ठीक है, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी है। एग्जाम्पल ऑफ पेनाल्टीज़ भी है यहाँ पे कि आपको मॉनेटरी फाइन्स हो सकते हैं, ठीक है, फॉर टैरिफ वायलेशन या टैक्स इवेजन किया या रेगुलेटिंग नॉन कंप्लायंस किया तो मॉनेटरी फाइन्स है। कुछ सीवियर और सीरियस क्राइम किया है, फ्रॉड या थ्रेफ्ट या असल्टेंट, तो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। लाइसेंस सस्पेंड होते हैं इन सम केस, असेट भी कॉन्फिस्केशन हो जाता है उसका, एंड कम्युनिटी सर्विसेज एंड अदर फैसिलिटीज़ उनके लिए बैन हो जाती है। मतलब इस टाइप के इश्यूज़ में अगर कोई मिले तो उनको ये सर्विसेज या इंटरनेट का यूज़ करना भी अलाउड नहीं करते, इतने लेवल तक बैन होता है, ठीक है। तो हर एक एरिया में हर एक सर्विसेज के लिए थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है रिलेटेड टू पेनाल्टी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, यस दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन जो 2 मार्क्स के लिए है। यस, सो यस, व्हाट इज़ ऑफेंस? एन ऑफेंस ऑल्सो कॉल्ड ऑफेंस, ये यहाँ पे एस यहाँ पे सी भी है, इन सम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज रेफर्स टू वायलेशन और ब्रीच ऑफ लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट और सोशल नॉर्म्स। तो साइबर लॉ के रिलेटेड तो ये 4-5 वर्ड हम याद ही कर लो कि ब्रीच ऑफ लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट एंड सोशल नॉर्म, ये जो ब्रीच करते हैं इसे हम कहेंगे ऑफेंस। कि एक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वाइल यूजिंग दिस ऑल ई सर्विसेज, गेटिंग दिस ई सर्विसेज एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, अगर हम कुछ लॉ या रूल्स, रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं कि दिस इज़ ऑफेंस, ओके। इट encompasses any act or omission that is prohibited by law, considered morally or ethically wrong, leading to potential consequences or penalties। अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि प्रोहिबिट है, आपको ये ऑनलाइन या कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या यूज़ करने के लिए अलाउड नहीं है, ऐसे कुछ लिखना अलाउड नहीं है, ऐसे एक्टिविटीज़ करना अलाउड नहीं, फिर भी आपने की, आपने रूल वायलेट किया, आपने रूल्स ब्रेक किया, तो इन दैट केस हम कहेंगे कि आपने ऑफेंस किया है एंड यू नीड टू फेस दैट कॉन्सिक्वेंसेस एंड पेनाल्टीज ऑल्सो। तो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, लीगल बेसिस या टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस कौन कौन से हैं वो भी देख लो, इंटेंट, एलिमेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस एंड एनफोर्समेंट। तो ये सब मैंने आपको पहले कहा कि अगर 5 मार्क्स के लिए तो इतना बड़ा लिखना है, नहीं तो सिर्फ इनिशियल एक्सप्लेनेशन एंड पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। So overall offense play a crucial role in legal system by establishing boundaries of acceptable behavior, deterring unlawful conduct and promoting justice and accountability in the society। तो इसीलिए ये offense and उसके related penalties ये आता है। So yes, this is all about the 2 marks का important session। I will try to make second video as soon as possible, लेकिन start doing your studies by using your own notes of निराली और ठाकुर, दोनों में भी बहुत अच्छे explanations है। अगर आपको ये notes यूज़ करने हैं तो you can use, लेकिन सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए रखिए कि मीनिंग अगर समझ में आए तो यू कैन राइट इन एग्ज़ाम, ठीक है, लेकिन प्रॉपर नोट्स ही आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं। So see you soon. Thank you for watching. Do like our video and share to your maximum friends. आपके कॉलेज के ग्रुप्स में भी आप ये शेयर कर सकते हो, ठीक है, एंड प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब आवर चैनल।
Yes, thank you for watching. See you in the next video soon.